जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान से आए आदरणीय मंत्रीगण, दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़े सभी साथी, विज्ञान भारती के प्रतिनिधिगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुटे स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, देवियों और सज्जनों, आज आम्ही आपणादेर साथे टेक्नोलॉजी माध्यमे मिलित होची ठीकी किंतु आपणादेर उत्साह, आपणादेर उद्दीपना आम्ही एखान থেকেই अनुभव करते पारছি। क्यों? जब मोदी की भाषा समझ नहीं आने लगी हमें अजीब बात। साथियों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 5वां एडिशन ऐसे स्थान पर हो रहा है जिससे ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में मानवता की सेवा करने वाली महान विभूतियों को पैदा किया। ये फेस्टिवल ऐसे समय में हो रहा है ये हम भी बैठे हैं जब 7 नवंबर को यही जूता चलाना चालू करो। डॉक्टर सीवी रमन और 30 नवंबर को जगदीश चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जाए। साइंस के ग्रेट पहले हाय करो की लीगेसी को सेलिब्रेट करने और 21वीं सदी में उनसे प्रेरणा लेने के लिए इससे बेहतर कोई सहयोग नहीं हो सकता। और इसलिए इस फेस्टिवल की थीम रीजन, रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन तय करने के लिए आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थीम 21वीं सदी के भारत के मुताबिक है और इसी में हमारे भविष्य का सार है। साथियों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर प्रगति की। भारत का भी इसमें बहुत समृद्ध अतीत रहा। हमने दुनिया को बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए। हमारा अतीत गौरवशाली है। हमारा वर्तमान साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से भरा हुआ है। इन सब के बीच भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अनेक गुना बढ़ जाती हैं। ये जिम्मेदारियां मानवीय भी है और इनमें साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलने की अपेक्षा भी है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रही है। साथियों, देश में साइंस और टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। एक ऐसा इकोसिस्टम जो प्रभावी भी हो और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देने वाला भी हो। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 6ठी क्लास से ही विद्यार्थी अटल टिंकरिंग लैब में जाए और फिर कॉलेज से निकल के ही उसको इंक्यूबेशन का, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार मिले। इसी सोच के साथ
देश में 5,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए। इस वर्ष हमारे संविधान को 70 वर्ष हो रहे हैं। हमारे संविधान में साइंटिफिक टेम्पर को विकसित किए जाने की हर देशवासी के कर्तव्य से जुड़ा है, यानी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। इस ड्यूटी को निभाने की, निरंतर याद करने की, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए जागरूक करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस समाज में साइंटिफिक टेम्पर की ताकत बढ़ती है, उसका विकास भी उतनी ही तेजी से होता है। साइंटिफिक टेम्पर अंधश्रद्धा को मिटाता है, अंधविश्वास को कम करता है। साइंटिफिक टेम्पर समाज में क्रियाशीलता को बढ़ाता है। साइंटिफिक टेम्पर प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करता है। हर चीज में रीजनिंग होता है, तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की समझ पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, ये फियर ऑफ अननोन को चुनौती देने की शक्ति देता है। अनादिकाल से इस फियर ऑफ अननोन को चुनौती देने की शक्ति ने ही अनेक नए तथ्यों को सामने लाए। आपको हाल ही का एक उदाहरण देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 पर बहुत मेहनत की थी और इसे बहुत उम्मीदें पैदा हुई। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ, फिर भी यह मिशन सफल था। साथियों, मिशन से भी बढ़कर ये भारत के वैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। कैसे? मैं आपको बताऊं। मैंने सोशल मीडिया पर अनेक स्टूडेंट्स, उनके माता पिता के बहुत सारे बेटे को बता रहे थे कि उन्होंने अपने बहुत कम उम्र के बच्चों को भी चंद्रयान से जुड़ी घटनाओं पर चर्चा करते हुए पाया। कोई लूनर टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहा था, तो कुछ सैटेलाइट ट्रैजेक्टरी की चर्चा कर रहे थे, कोई चांद के साउथ पोल में पानी की संभावनाओं पर सवाल पूछ रहा था, तो कोई लूनर ऑर्बिट की बात कर रहा था। माता पिता भी हैरान थे, इतनी कम उम्र में इन बच्चों में ये मोटिवेशन आया कहां से? देश के तमाम माता पिता को लगता है कि उनके बच्चों में आ रही ये क्यूरियोसिटी भी चंद्रयान 2 की सफलता ही है। ऐसा लगता है कि साइंस को लेकर हमारे यंग स्टूडेंट्स में रुचि की एक नई लहर पैदा हुई। इस शक्ति को, इस एनर्जी को 21वीं सदी के साइंटिफिक एनवायरनमेंट में सही दिशा में ले जाना, सही प्लेटफॉर्म देना हम सबका दायित्व है। साथियों, एक जमाना था जब कहा जाता था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म है, कि परसों बताया था ये कुछ अर्थों में सही भी, लेकिन समय के साथ मानव ने आवश्यकता के लिए आविष्कार से आगे बढ़कर ज्ञान विज्ञान को शक्ति के रूप में, संसाधन के रूप में कैसे उपयोग में लाए, इस दिशा में बहुत साहसपूर्ण कार्य किए। आविष्कार ने अब मानो आवश्यकताओं का ही विस्तार कर दिया। जैसे इंटरनेट के आने के बाद एक नई तरह की आवश्यकताओं का जन्म हुआ। और आज देखिए
रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट के आने के बाद पैदा हुई आवश्यकताओं पर लग रहा है। अनेक क्षेत्र जैसे हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, या इंसान की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी तमाम जरूरतें अब इंटरनेट उनका आधार है। आप बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल की कल्पना करके देखेंगे तो आप अंदाज लगा पाएंगे कि कैसे एक आविष्कार ने अब आवश्यकताओं का दायरा बढ़ा दिया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी आवश्यकताओं के नए द्वार खोल दिए, डायमेंशन थ्योरम का ही विस्तार कर दिया। साथियों, हमारे यहां कहा गया है तत् रूपम यत् गुणः तत् विज्ञानम यत् धर्मः, यानी आपका बाहरी व्यक्तित्व तभी सार्थक है जब आप गुणवान भी हो। इसी तरह विज्ञान वही उपयोगी है जो समाज के हित में है। इसलिए समाज की मदद करने के लिए क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक सोच का उपयोग बहुत आवश्यक है। जब इस सोच के साथ काम किया जाता है तभी साइंस फॉर सोसाइटी का सामाजिक सिद्धांत भी सफल हो पाता है। साइंस और सोसाइटी का क्या मतलब है, ये जानने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हर कोई जानता है कि प्लास्टिक से प्रदूषण की स्थिति क्या है। क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसे स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल बनाने की चुनौती ले सकते हैं जो प्लास्टिक की जगह ले सके? क्या ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का बेहतर तरीका खोजने की चुनौती हम ले सकते हैं? कोई ऐसा समाधान जिससे सोलर पावर के उपयोग में बढ़ोतरी हो सके? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सामान्य मार्केट तक पहुंचाने के लिए बैटरी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इनोवेशन हम कर सकते हैं क्या? साथियों, हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी लैब में ऐसा क्या करें जिससे करोड़ों भारतीयों का जीवन आसान हो। हम स्थानीय स्तर पर पानी की समस्या का क्या कोई हल निकाल सकते हैं? कैसे हम लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचा सकते हैं? क्या हम कोई ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिनसे हेल्थ केयर पर होने वाला खर्च कम हो सके? क्या हमारा कोई आविष्कार किसानों को लाभ पहुंचा सकता है, उनकी आय बढ़ा सकता है, उनके श्रम में मदद कर सकता है? आज हमें सोचना होगा कि साइंस का उपयोग कैसे लोगों के जीवन को सुगम बनाने में किया जा सकता है। और इसलिए साइंस फॉर सोसाइटी का बहुत महत्व है। जब सभी वैज्ञानिक, सभी देशवासी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश का भी लाभ होगा, मानवता का भी लाभ होगा। साथियों, एक और अहम बात हम सबको याद रखनी है। आज हम फटाफट युग में जी रहे हैं। एक प्रकार से फटाफट का ज्वार हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। हम 2 मिनट में नूडल्स और 30 मिनट में पिज्जा चाहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रक्रियाओं को लेकर हम फटाफट संस्कृति वाली सोच नहीं रख सकते। हो सकता है कि किसी खोज का असर तुरंत ना हो, पर आने वाली कई सदियों को इसका लाभ है। एटम की खोज से लेकर साइंस के मौजूदा स्वरूप और स्कोप तक हमारा अनुभव यही बताता है कि इसलिए मेरा आपसे आग्रह ये भी होगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में भी साइंटिफिक टेम्पर के साथ सोचना बहुत जरूरी है। और इन सारे प्रयासों के बीच आपको अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मानदंडों का भी हमेशा ध्यान रखना। आप
आपको अपने इन्वेंशन, अपने इनोवेशन से जुड़े अधिकार, उनके पैटर्न को लेकर अपनी जागरूकता भी बढ़ाई होगी और सक्रियता भी। इसी तरह आपकी रिसर्च ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल साइंस मैगजीन्स पर बड़े प्लेटफॉर्म पर स्थान पाए। इसके लिए भी आपको निरंतर सजग रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपके अध्ययन और सफलता का अंतर्राष्ट्रीय जगत को पता चलना भी उतना ही महत्वपूर्ण। साथियों, हम सभी भली भांति जानते हैं कि विज्ञान बिना दो चीजों के संभव ही नहीं है। ये दो चीजें हैं, समस्या और सतत प्रयोग। अगर कोई समस्या ही ना हो, अगर सब कुछ परफेक्ट हो, तो कोई उत्सुकता नहीं। उत्सुकता के बिना किसी नई खोज की जरूरत भी महसूस नहीं। वहीं कोई भी काम अगर पहली बार किया जाए तो उसके परफेक्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत बार मन चाहा परिणाम नहीं मिलता। वास्तव में ये विफलता नहीं, सफलता के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए साइंस में फेलियर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं और आपकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और जीवन में भी कभी रुकावट नहीं आएगी। भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाओं के साथ और ये समारोह सफलता के साथ आगे बढ़े, देश की विज्ञान की